लिटरेचर की सर्चिंग में ना हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। उसके बाद फिर अगला मसला ये होता है कि वो फिजिकली उस चीज तक पहुंचे। यानी सर्चिंग एक स्टेप है और फाइंडिंग दूसरा स्टेप। अब जैसे लाइब्रेरियां हैं तो लाइब्रेरियों में हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ होते हैं। अब जैसे लाइब्रेरियां अपने नीचे जो यूनिटी की लाइब्रेरी भी देखी है, उसके अलावा भी लाइब्रेरियां आपने देखी होंगी। वो जो क्लासिफिकेशन स्कीम इस्तेमाल होती है उसमें कौन से नंबर पे पता है इस्लाम का लिटरेचर होता है कि 297 जो नंबर है ना उस स्कीम में वो इस्लाम के लिए मखसूस किया गया। अच्छा, थोड़ी सी कोशिश के बाद आप देख सकते हैं उसमें कि उसमें भी कुरान सुन्ना और हिस्ट्री और जो बाकी टॉपिक्स हैं फिक है उनके फिर फर्दर इसके डिवीजन होगी। 297.1 होगा, 297.2 होगा। तो लाइब्रेरी के अंदर जो क्लासिफिकेशन स्कीम है खास तौर पे आपके टॉपिक से रिलेटेड वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि अगर जैसे 297 तो इस्लाम का नंबर है ना, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जैसे वो खा की मिसाल दी थी, जैसे आपने फेमिनिज्म की बात की थी, आपने कोई और बात की थी, तो वो टॉपिक जरूरी नहीं है कि इस्लामिक स्टडीज का टॉपिक हो। वो तो कोई सोशल साइंस, कोई साइंस, कोई जो है ना वो क्लोनिंग की इस्लामी असलियत क्या है, तो आपको तो ये लिटरेचर चाहिए ना क्लोनिंग को, ठीक है। तो क्लोनिंग तो फिर जाएगा ना साइंस में, यानी बायोलॉजिकल साइंसेज में जाएगा। तो उसके नंबर कहाँ होते हैं, वो लिटरेचर कहाँ से मिलता है, लाइब्रेरी के बारे में वाकिफ होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये है दूसरा कि लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें पड़ी होती हैं उसको सर्च करने का ये टूल होता है। जैसे ऑनलाइन कैटलॉग है, उसको सर्च कैसे करना है, ये स्किल्स हमें सीखनी होगी। उसमें जो है आजकल जो कि ऑनलाइन कैटलॉग होते हैं कंप्यूटराइज, तो हमें कंप्यूटर की स्किल्स उस हद तक सीखनी होगी कि हम अपना लिटरेचर तलाश कर सकें। अम, ये तो बात होगी लाइब्रेरीज की हद तक। इसके अलावा जो ऑनलाइन लिटरेचर, आजकल तो बहुत सारा लिटरेचर ऑनलाइन, गो के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्यादा लिटरेचर है इंटरनेट पे, लेकिन ह्यूमैनिटीज का या सोशल साइंसेज का लिटरेचर भी काफी हद तक अब ऑनलाइन आ गया होगा। तो कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेसेस कौन से हैं, कहाँ से मिलते हैं। अब जैसे आपकी यूएमटी की लाइब्रेरी है तो इनको एचईसी की तरफ से कुछ डेटाबेसेस की एक्सेस दी गई है। आपको पता होना चाहिए कौन से डेटाबेसेस की एक्सेस है, कौन से की नहीं है। अच्छा, जिसकी नहीं है उनमें से कई फ्री भी हैं फिर। तो थोड़ी सी कोशिश के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो आपके इंटरेस्ट के मौजूआत हैं वो किन डेटाबेसेस में से मिलते हैं। अगर कोई एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन का डेटाबेस फ्री है। अगर कोई साइकोलॉजी का टॉपिक है तो साइकोलॉजी का डेटाबेस अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है। तो ये सब्जेक्ट वाइज डेटाबेसेस भी होते हैं जिसमें दुनिया के अंदर जो जर्नल्स में आर्टिकल छपते हैं उन आर्टिकल्स की इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग की होती है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें फ्री वेबसाइट्स आती हैं। फ्री वेबसाइट्स जहां से फ्री बुक्स मिलती हैं, फ्री आर्टिकल्स मिलते हैं, उनका भी आपको तारुफ होना चाहिए। एक लिबजन के नाम से है, LIBGEN, कि आप लिबजन सर्च करें गूगल में, वहां पे फ्री बुक्स हैं और मिलियंस में, मिलियंस की तादाद में फ्री बुक्स हैं। इसके अलावा सही हब के नाम से, SCI-हब, HUB हब, सही हब के नाम, जी लिब एक है, जी लिब, जी लाइब्रेरी के नाम से, इसको भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे आर्टिकल्स फ्री मिल जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ इनफॉर्मल सोर्सेज भी होते हैं लिटरेचर के, जैसे उलमाए कराम है, जैसे इंडिविजुअल्स हैं, जैसे ऑथर है। यानी मुझे और कहीं से कोई चीज ना मिले तो मैं ऑथर को ईमेल करता हूँ कि आपका अपना आर्टिकल नहीं मिला कहीं से, तो हम ऑथर को। अच्छा, फ्री आर्टिकल्स और फ्री बुक्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए, आप आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आप लिखेंगे ना फ्री आर्टिकल्स इस नाम से तो ग्रुप के नाम आ जाएंगे कई, हजारों हजारों उसमें जो है ना वो जी। नहीं 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 नहीं, उसमें मेरा नहीं है, देखें, वो मैंने तो नहीं बनाया हुआ ना। जो फेसबुक पे ग्रुप है ना वो मुख्तलिफ लोगों ने बना रखे हैं। इस तरह का मैंने नहीं बनाया हुआ कि मैं उसमें से आर्टिकल की सर्विस देता हूँ, वो लोगों ने आपस में, वो मेंबर है। लेकिन आप अगर उस ग्रुप में डाल दें कि मुझे ये आर्टिकल चाहिए तो कोई ना कोई आपको भेज देता है। मैं कई दफा ऐसा करता हूँ, कहीं से ना मिल रहा हो तो वहां डाल देता हूँ। तो कहीं से मलेशिया से कहीं से आर्टिकल आ गया, ऑस्ट्रेलिया से आ गया, फलां जगह से आ गया कि मैंने देखा, आपको चाहिए तो आप ले लें। आइंदा के लिए उन लोगों से आपके रास्ते भी हो जाते हैं। इसलिए कि ये जो डाटा बेस है ना, इसकी एक्सेस अगर पाकिस्तान में नहीं है तो बाहर कहीं है।
आपके अपने वाकिफ अगर आपके रिश्तेदार की जानने वाले बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वो भी अच्छा सोर्स होता है। उन्हें कहिए ये आर्टिकल डाउनलोड कर लेंगे, वो आपको डाउनलोड कर देंगे, उनके पास एक्सेस होगी। तो बहुत सारा लिटरेचर, खासतौर पर नया लिटरेचर आजकल नेट पे अवेलेबल है। अच्छा, जो हमारे असल माखज हैं, असल सोर्सेज हैं पुराने, जैसे हदीस आइसा है या इस तरह कुरान की तफासीर है, इनमें से बहुत सारी तो अब उनको स्कैन करके उन्होंने नेट पे वैसे रख दिया फ्री, आप फ्री देख सकते हैं और उसको जो है ना वो। अच्छा, पाकिस्तान की जो है उसका नाम है पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी, HEC ने बनाई है, और पाकिस्तान में होने वाले पिछले कई सालों के PhD के थीसिस सारे फ्री रखे हैं वहाँ। इस्लामिक रिसर्च इंडेक्स अलग है, इस्लामिक रिसर्च इंडेक्स अलग है, और पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी अलग है। ठीक है ना जी। इस्लामिक स्टडीज के बहुत सारे सोर्सेज, मतलब आप थोड़ी सी कोशिश करके ये देख सकते हैं कि आप अपने असातिज़ा से आप रहनुमाई ले सकते हैं कि इस्लामिक स्टडीज का कोई सोर्स चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। वैसे तो टाइटल में सर्च करें तो अब तो उर्दू अरबी भी आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। हमारे ज़माने में जब चीज़ें कंप्यूटराइज हुई थी नई नई, तो इसका फ़ॉन्ट ही नहीं था, उर्दू का फ़ॉन्ट ही नहीं था, अंग्रेजी में ही हर चीज़ या रोमनाइज होती थी या अंग्रेजी में टाइप करनी पड़ती थी। तो बहुत सारे जो हैं वो सोर्सेज आजकल आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। या मैंने इनफॉर्मल जराए भी बताया ना, ऑथर से मांग लें, किसी एक्सपर्ट से पूछ लें, फलां किताब नहीं मिल रही, फलां डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। तो जैसे जैसे आप रिसर्च का काम करते जाते हैं, काम आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी वाकफियत ऐसे सोर्सेज से ज्यादा होती जाती है। तो अगर तो आपको टाइटल का या एग्जैक्ट ऑथर का पता हो तो फिर तो आपने एक स्टेप आपने पहले पार कर लिया है। अगर नहीं पता हो तो फिर आप टॉपिक से सर्च करते हैं, ये उस टॉपिक को कीवर्ड भी कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट या कीवर्ड की सर्च जो है उन डेटाबेस में अवेलेबल। गूगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब में से कितने लोग हैं जिन्होंने गूगल एडवांस कभी यूज किया? गूगल एडवांस, गूगल एडवांस जो है ना वो एक पेज का नाम है, उस पर एडवांस कमांड्स हैं। अब मैंने कभी यानी किसी ने कभी यूज किया? नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स में तो आप खुद ही देते हैं ना, और उसी विंडो में देते हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ एक बकायदा एक पेज खुलता है अलग से, उसका नाम गूगल एडवांस है। उसमें बुलियन का जो एंड और नॉट है वो लगा सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं टर्म्स को, इंक्लूड कर सकते हैं, फ्रेज बना सकते हैं। फ्रेज आप वैसे भी बना लेते हैं डबल कोटेशन मार्क्स लगा के। तो इस तरह की जो सर्चिंग टेक्निक्स, और फिर ये लगाते कैसे, एक तो इन टेक्निक से मेरी जो प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड करेंगे ना उसमें है, यानी प्रेजेंटेशन में है ये, उसमें टेक्निक्स भी हैं और ये अप्लाई कैसे होती हैं, ये एप्सको में कैसे अप्लाई होता है, साइंस डेट में कैसे अप्लाई होता है, एमएरआर में कैसे अप्लाई होता है, गूगल स्कॉलर में या गूगल एडवांस में कैसे अप्लाई होता है। आप देखिएगा मेरे पेज पे आप जाएंगे ना तो वहां आप प्रेजेंटेशन पे देखिएगा, एक मैंने कल गूगल पे, हाँ, जिन्हें खाली गूगल पे बनाई हुई है, गूगल के अंदर क्या क्या कमाल आते हैं सर्च की और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और कैसे आप बड़ी स्पेसिफिक किस्म की सर्च कर सकते हैं, बड़ी नैरो करके सर्च कर सकते हैं। गूगल का मतलब ये है कि इतना कुछ उस पर आ गया हुआ है नेट पे कि आप एक कीवर्ड देते हैं तो लाखों लाखों साइट्स आपके रिजल्ट में आ जाती हैं। आप ज़ाहिर देख तो नहीं सकते सब, आपको चाहिए आप नैरो डाउन करके सर्च करें, स्पेसिफिक सर्च करें। तो स्पेसिफिक करने का तरीका क्या है ये भी उसने सिखाया कि आप गूगल एडवांस रूल यानी उसका इस्तेमाल सीखें आप कि गूगल एडवांस यूज कैसे करें। अब यहां तक जो बात है ना ये तो हो गई सर्च और फाइंडिंग, कि सर्च करें और फिर उसके फुल टेक्स्ट को तलाश करें कि किधर से लेना है। और अगला जो हमारा स्टेप है ना वो है इवेल्युएशन का। अच्छा, चीजें तो आप जमा करते चले जा रहे हैं, इवेल्युएशन इंतहाई जरूरी है। अच्छा, इवेल्युएशन फिर दो तरह से, एक इवेल्युएशन है रेलिवेंस के हिसाब से कि कोई चीज आपसे रेलिवेंट कितनी है। अच्छा, खाली टाइटल पढ़ने से और बाज़ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से भी नहीं समझ आती है कि चीज रेलिवेंट है जब तक फुल टेक्स्ट नहीं आएगा। इन सम टाइम ऐसा होता है कि टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट से हम समझते हैं कि ये चीज मेरे काम की है, लेकिन जब फुल टेक्स्ट देखते हैं तो काम की नहीं निकलती। तो एक तो इशू है रेलिवेंस का, इसकी कुछ टिप्स हैं वो मेरी प्रेजेंटेशन में लिखी हुई हैं कि फिर रेलिवेंस के लिए किन किन चीजों को देखते हैं। आप टाइटल देखें, एब्स्ट्रैक्ट देखें, शुरू का पैरा देखें या कंक्लूजन देखें या मेथड देखें। और दूसरा है फिर ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी कह लें इसे, या रिलायबिलिटी कह लें, इसको वैलिडिटी भी कहते हैं, कि कोई चीज वैलिड है, जिसको आप कश्फुल मजूद समझ रहे हैं, ये कश्फुल मजूद भी है या कुछ और है।
कि जिसको आप कुरान समझ रहे हैं ये कुरान ही है कि नहीं। वो जमाने पुराने हो गए हैं जब मक्का में जो है ना वो काबा की दीवार पे लटका दिया था सूरह कौसर जैसी फवायद लिख के लाए। आजकल लोगों ने लिखी हुई, पता नहीं आपकी नजर से गुजरी है जी, मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। यानी कुरान ये कहता है जी कि इस जैसी एक सूरत ले लो ये पढ़ी, कोई अल्फाज जोड़ जाड़ के लिख ली। अब उस जमाने के अरब तो समझते थे ना इस बात को कि इस कलाम के मुकाबले में कोई लाएगा तो उसकी वैल्यूएशन करने वाले लोग भी उधर ही बैठे थे। आजकल वो कहते हैं नेट पे डाल दो बस, ठीक है ना। तो बहुत कुछ फेक इंफॉर्मेशन के तौर पर वहां पड़ा है। आपको लगेगा कि ये शायद ठीक है लेकिन वो ठीक नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी, और जब रिलीजियस स्टडीज में हमने काम करना है तो ऑथेंटिसिटी और भी ज्यादा जरूरी है। कि जिसको आप कह रहे हैं कि ये बुखारी की हदीस है, क्या वो बुखारी की हदीस है, ठीक है नहीं। अच्छा, हदीस नंबर वगैरह देखें, एक से ज्यादा जल्दों से चेक कर लें, एक से ज्यादा वेबसाइट से चेक कर लें कि ये सही बुखारी ही है या इसके नाम पर कुछ और रखा है। तो फेक इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन रखने वाली कौन सी वेबसाइट है, किसने बनाई है, कब बनी थी, उसकी डेट वेट है कि नहीं। अच्छा, किसी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को एवेल्युएट करने के अपनी कुछ टिप्स होती है कि इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको पता चलता है। अब जैसे मेरे से ना अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि मैं जो कोई लेक्चर देता हूँ ना, हाउ टू पब्लिश योर रिसर्च, तो लोग पूछते हैं जी कि ये जो फलान जर्नल है ये फेक तो नहीं। तो मैं उनको दो चार चीजें देख के बता देता हूँ कि इससे बचें, या ये डाउटफुल है या ये ठीक है, इस तरह से तो पता चल जाता है चीजों का। और खास तौर पे जब आप इस्लामिक स्टडीज की रिसर्च कर रहे हैं ना, तो एक चीज इसमें दो टर्मिनोलॉजी हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है। एक होती है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होती है उस सोर्स के ऊपर, ये सोर्स असली है कि नहीं, ठीक है। अब आपको अगर ये को बताया कि हजरत अली जुवैरी ने जनाब कश्फ महजूब जो थी वो डिक्टेट कराई थी एक MS वर्ड पे टाइप करने वाले बंदे को, और वो फाइल जो है MS वर्ड की वो उनकी डिक्टेट कराई हुई वो मिल गई, तो आप क्या समझेंगे, किस बुनियाद उनका दौर और है और MS वर्ड का दौर और। कैलिबरी बोन्ड वाला किस्सा तो आप रोजा पारों फवाद चौधरी एंड कंपनी के निशान। तो बात ये है कि ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ये होती है कि जो डॉक्यूमेंट या सोर्स है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कि ये डॉक्यूमेंट असली है कि नहीं। अच्छा, इंटरनल क्रिटिसिज्म होती है जैसे आप हदीस पे करते हैं, जुराता पे करते हैं ना, हदीस का जो इल्म है कि ये जो कंटेंट है ये कंटेंट असली हो सकता है। तो इस बुनियाद पे बहुत सारी जो है वो एक हदीस या मौजू हदीस जो है वो सामने इस इल्म की रोशनी में, ये जो बात कही गई है ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ये बहुत सारी सही हदीस इसकी नफी करती है इस बात। तो ये इसका ज्यादा इम्कान है कि ये मौजूद होगी। तो इस तरह से इंटरनल क्रिटिसिज्म कंटेंट के ऊपर होती है और उस सोर्स के ऊपर जो है वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होती है। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म किताबों के अंदर इसके मेथड दिए हुए कि कैसे करते हैं किसी सोर्स। तो आप रिसर्च की, खासतौर पर अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च की बुक्स पढ़े ना, ये इसको डॉक्यूमेंट्री रिसर्च कहते हैं, तो इनमें इस तरह की क्रिटिसिज्म के तरीके स्कूल वगैरह दिए होते हैं। तो ये आपको सीखने होते हैं जिससे आपको ये पता चले कि जिस सोर्स को आप बतौर लिटरेचर यूज कर रहे हैं ये असली भी है कि, क्योंकि बहुत सारी बातें फेक आ गई। इसके बाद अगला मैंने इसमें इसमें बात की थी रीडिंग की। अच्छा, रीडिंग जो है ना ये भी इसके लिए लफ्ज बोलते हैं क्रिटिकल रीड। एक होता है आम रीडर, कोई चीज पढ़ता है अपने शौक से, वो आम रीडर है, वो एक्टिव रीडिंग नहीं करता, क्रिटिकल रीडिंग नहीं करता। रिसर्चर ने जो रीडिंग करनी होती है ना वो उसको क्रिटिकल रीडिंग करता है। रिसर्चर उस तरह से रीडिंग नहीं करता जिस तरह से आम कारी करता है। आम कारी ने तो अगर सीरत की एक किताब पढ़नी है तो उसको सीरत की किताब अपने सीखने के लिए, अपनी मालूमात के लिए पढ़ लेता है, या इस्लामी तारीख की किताब पढ़ ली तो उसकी वाकफियत हो जाए कि तारीख क्या है। लेकिन रिसर्चर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लिखा गया है, लिखने के लिए जो जरा इस्तेमाल किए गए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, बिब्लियोग्राफी प्रॉपर है कि नहीं, रेफरेंसेस प्रॉपर दिए हैं कि नहीं। और अजीबो गरीब सी बात है। अच्छा, फेसबुक पे आप देखें ना तो आपको आपको बड़ी, कल मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे किसी नीचे किसी अलमदीन का नाम लिखा हुआ था जी कि जो
लोग उलमा कराम की तौहीन करते हैं, मैंने उनकी कब्रों को जहन्नुम का गड़ा बनते हुए देखा, और नीचे किसी आलिम दीन का नाम हो। अच्छा, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये बात ही सारी गलत है, उस आलिम दीन ने नहीं कही। चलें, उनके नाम पे ऐसे अहमद फराज का नाम तो जगह जगह इस्तेमाल होता है, अपने पास से शायरी बनाई और नीचे लिख दिया फराज, फराज, मैं भी फराज हूँ, आप सारे भी फराज। अच्छा, अगर हम ये फर्ज करें कि उस आलिम दीन ने ये बात कही, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि किसी की खबर को जहन्नुम का गड़ा बनते हुए इन्होंने कैसे देखा? इनके नॉलेज का सोर्स क्या था? इन्होंने किसी की खबर के बारे में कैसे अंदाजा लगाया? और ये अंदाजा जो है, अभी बात हो रही थी, कि ये अंदाजा उन्होंने किस बुनियाद पर लगाया, और जिस बुनियाद पर लगाया, क्या वो बुनियाद हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि एक दूसरे रिसर्चर के लिए? तो बात यह है कि ये सारी बातें आपने लिटरेचर से तलाश कर, ठीक है ना, रीडिंग आपने क्रिटिकली कर। अच्छा, आर्गुमेंट अक्सर औकात आपने देखा होगा, अक्सर औकात कि कंक्लूजन कुछ और होता है, आर्गुमेंट कुछ और होता है। आपने कभी देख इसको नोट किया नहीं किया? आर्गुमेंट कुछ और है, कंक्लूजन कुछ और है। और ये काम तो होता है हमारे माशरे में। आप इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला चाहते हैं, तो आप ज़िया को वोट दीजिए रेफरेंडम। ज़िया साहब ने अभी भी उसका 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 जो मतन है, उस वोट के, उस पर्ची का आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल में मिल जाएगा। उस पर यही लिखा कि क्या आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं इस मुल्क में। तो अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आप इस रेफरेंडम में ज़िया की हुकूमत को दबाव बख्शने के लिए वोट दीजिए। तो जनाब, आर्गुमेंट कुछ और है, कंक्लूजन कुछ और है। इसके लिए एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग नहीं, ये वही मंतक एक मानव पढ़ाते, आजकल पता नहीं पढ़ाते, मदारस में पढ़ाते हैं मंतक, ये मदारस में मंतक पढ़ाते हैं, लेकिन ये मंतक दूसरे स्कूल कॉलेज में नहीं है, वहां नहीं है। यानी लोगों को पता ही नहीं होता कि लॉजिकल कैसे फैसले करने हैं, यानी लॉजिक को कैसे इस्तेमाल करना है। मिसालें कुछ और हैं, पीछे क्लेम कुछ और है, कंक्लूजन कुछ और है। और अक्सर ये गलती जो है लोग अपनी रिसर्च में भी करते हैं, यानी पीछे रिसर्च कुछ और की होती है, एंड में कुछ और लिखा होता है। और जब हम पूछते हैं कि भाई अपने स्टूडेंट से कि ये जो आपने कंक्लूजन निकाला है, इस पर आपने डाटा कलेक्ट किया था, आपके मकासद में ये शामिल था, तो कहता है नहीं। डाटा कलेक्ट किया था, कहता है नहीं। कहते ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अजीबोगरीब सी बातें करते हैं। यानी हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात के बारे में कुछ लिखिए, और जवाब में तालिब इल्म लिखता है जी हर। अच्छा, हम उसे कहते हैं जवाब गलत है, कहते हैं जी मेरा जुमला गलत हो, आप मुझे बताएं आपके ऊपर मैं तो इन्हें रिसालत का मुकदमा कायम करूँ कि ना। बल्कि मुकदमा बाद में कायम होगा, उससे शामत पहले आ जाएगी। तो बात यह, वो कहते हैं जी मेरे जुमले में बताएं क्या गलत है। हाँ, तो आप ऐसे बताएं क्या गलत है। मैंने सवाल और मैंने मार्किंग करनी है उस सवाल के जवाब पर जो मैंने पूछा, तो मेरे सवाल से रेलिवेंट नहीं, ठीक है ना। ये जुमला अपनी जगह सही हो, हकीकत हो, लेकिन मेरा ये मतलूब जुमला नहीं है जो इस एग्जाम में, इस पर्चे में मैंने तालिब इल्म से पूछा, ठीक है ना। तो बात ये है कि बहुत सारी गलतियां इस किस्म की आपको लिटरेचर में मिलती हैं, और आपको जो है ना, थोड़ी सी जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने टॉपिक के, तो उसके बाद आपको अंदाजा होने लग जाता है कि किसी तहरीर में किस तरह की खराबी, उन खराबियों को नोट करें। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, अपने नोट्स दें उसके ऊपर कि इसको रिवेरीफाई करने की जरूरत है। आप यानी हाशिए में लिखते जाएं या कागज पर अपने नोट लेते जाएं। आजकल एमएस वर्ड के अंदर तो हम सारा कुछ उसी के अंदर कर लेते हैं, अपने नोट लेते जाएं। इस पैरे को मैंने रिवेरीफाई करना है, ये जो फिगर इसने दी है इसको मैंने दोबारा देखना है, ये जो आर्गूमेंट है इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन रेज किया है, इसको मैंने दोबारा पढ़ना और या किसी से डिस्कस करना है। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीडिंग। आप साथ साथ नोट लेते हैं, साथ साथ अपना रिस्पॉन्स देते हैं,
तो ये क्रिटिकल रीडिंग करना। अच्छा, एक और चीज मैं अपने कहता हूँ अपन स्टूडेंट्स को, तो किसी नए टॉपिक के बारे में आप अगर फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ रहे हैं तो 2-3 रीडिंग्स आप ऐसी ले लें कि जो आपको पूरा अहाता करा दें उस टॉपिक, जैसे टेक्स्ट बुक होती है, जैसे यही वफा का मौजूद, जैसे फेमिनिज्म। अगर कोई एक बेसिक टेक्स्ट है 100-200 सफ़े की, तो उसमें फेमिनिज्म के सारे एस्पेक्ट डेफिनेशन से लेके हिस्ट्री तक सारे कवर्ड हो, तो पूरी पढ़ लें। अदरवाइज लिटरेचर रिव्यू करते थे, पूरी पूरी किताब पूरा पूरा मजमून नहीं पढ़ना होता। और हमें ये स्किल सीखने की जरूरत है कि फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक हमने किसी चीज को नहीं, इसलिए कि लिटरेचर इतना ज्यादा है कि आप पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे और आपको ये हासिल नहीं होगा कि मैंने इस लिटरेचर करना क्या। लेकिन हमें कई ऐसे तालिब इल्म मिले, एक तालिब इल्म ने कहा जी मैं 30 किताबें पढ़ ली, 100 आर्टिकल पढ़ लिया, तो मैंने कहा फिर कहते जब समझ नहीं आ रही करना। मैंने कहा किस लिए पढ़ा था, कहता साथी का तो पढ़ो। मैं पढ़ता गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। रीडिंग हमेशा अपने पर्पस के लिहाज से करनी है। फोकस की बात भी सही है, फोकस होकर करनी है और अपने पर्पस, यानी पर्पस क्या है। मेरा पर्पस है जी मैंने हिस्ट्री देखनी है इस चीज की, तो जिस आर्टिकल जिस किताब में हिस्ट्री है मैं सिर्फ वो देखूंगा ना, और उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ूंगा जिसमें हिस्ट्री है। मुझे सारा मजमून पढ़ने की क्या जरूरत। अगर मेरा फोकस आज हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री से रेलिवेंट लिटरेचर ज्यादा कर लूंगा, और हो सकता है किसी पूरी किताब में सिर्फ आधा सफा हो हिस्ट्री का, बाकी सफे किसी और मौजूद। हमेशा फोकस होके पढ़े, ना पढ़ने की आदत बनाए। कि कैसे आप कहेंगे, ये भी कभी किसी ने नहीं कहा होता कि ना पढ़ना। लेकिन अगर कोई मौजूद नया हो, आपको बिल्कुल उसका आइडिया ना हो रहा हो, बुनियादी कुछ बातें उसके बारे में, तो वो चाहे पूरी पढ़। जैसे मैंने मिसाल दी है फेमिनिज्म की, कि फेमिनिज्म के ऊपर 100-200 की पूरी टेक्स्ट या 2 किताबें आप पूरी पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए फेमिनिज्म है क्या। उसके बाद अपनी रिसर्च के लिए आप हमेशा से सिलेक्टिव रीडिंग, सिलेक्टिव ही करें, सिलेक्टिव ही नोट्स लें। अच्छा, फिर नोट्स लेने का, रीडिंग्स को ऑर्गेनाइज करने का एक पूरा सिस्टम बनाए। मैंने क्या किया था अपनी पीएचडी के दौरान, मैंने एक बड़े बड़े फोल्डर ले लिए थे, फाइल फोल्डर, वो जिसमें पंच करके डालते हैं पेपर। अच्छा, मैंने जिस दौर में पीएचडी की थी ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी आ गई हुई थी, लेकिन बहुत सारी पेपर बेस्ड भी थी। तो मैं क्या करता था कि मैं पेपर बेस्ड जितनी भी चीजें थी, कोई प्रिंट आउट ले लिया या फोटो कॉपी करा ली, तो उसको मैं अपने सब टॉपिक बनाए हुए थे और वो सेपरेटर लगाए हुए थे। सेपरेटर के तहत मैं डालता जाता था। किसी लाइब्रेरी में गया, किताब के 4 सफे कॉपी कराए, उसके ऊपर अपना नोट लिखा कि इसमें डेफिनेशन इसमें से मैंने उठानी है, हिस्ट्री इसमें बड़ी अच्छी लिखी हुई है, या फलां चीज जो है ना इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। तो उस पर अपने नोट्स लिखने, साइड पे हाशिए पे फोटो कॉपी पे, और मैंने उसमें लाके लगा देना कि इस टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंस लिखना तो इंतहाई जरूरी है। इसलिए कि बाद में भूल जाए, आपने 4 सफे जिस किताब से कराएं, अगर हमने टाइटल नहीं लिखा, ऑथर का नाम नहीं लिखा, तो वो 4 सफे तो बताएंगे ही नहीं बाद में कि ये कौन सा टाइटल था। यानी जब भी आपने फोटो कॉपी करानी है, आपके पास पूरा रेफरेंस उसका होना चाहिए, और उसके साथ ही कहीं अटैच हो। अच्छा, इसी तरह का मैंने जो फाइल और फोल्डर सिस्टम है ना, वो अपने कंप्यूटर पर भी बनाया हुआ है, लैपटॉप, और लैपटॉप पर पूरा सिस्टम बनाए, फोल्डर सब फोल्डर बनाए टॉपिक वाइज। और मैं तो ये करता हूँ कि अक्सर का जो मैं आर्टिकल डाउनलोड करता हूँ, उसको जब मैं थोड़ा एक नज़र देख के रखता हूँ मेरे काम का है, तो मैं उसका ऑथर का लास्ट नेम और डैश दे के ये डाल देता हूँ कि इसी से मैंने चूंकि साइटेशन बनानी है अपने अपने चैप्टर में, तो मुझे देखना हो तो ये कौन सा ऑथर है, कौन सा जो डेट है, तो वो उसी नाम से वो फाइल का नाम वो रख लेता हूँ। वरना फाइल के नाम तो फर्क फर्क होते हैं ना, फाइल के नाम तो अलग अलग होते हैं। तो मैं उसी नाम से फाइल बना लेता हूँ, और फोल्डर उस फोल्डर में रखना जहाँ जरूरत है, अपने ड्राफ्ट को जो है। अच्छा, अब बात होगी हेडिंग। अब हेडिंग्स, सब हेडिंग एंड फर्दर सब हेडिंग्स। अब ये आउटलाइन बनती कैसे है, लिटरेचर को देख के। लिटरेचर अवेलेबल होगा तो आउटलाइन बनती चली जाएगी। लिटरेचर को एक नजर देखें, आउटलाइन बना ले, तो उस आउटलाइन के हिसाब से लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कर, और साथ साथ अपने नोट्स का भी सिस्टम बना लें। मैंने कहा एमएस वर्ड के अंदर भी बन जाता है। अगर आपने कल को एमएस वर्ड के अंदर टाइप करना है तो अभी कर लें, अपने नोट्स साथ साथ उसके अंदर टाइप कर लें कि डेफिनेशन यहाँ से उठाई, हिस्ट्री यहाँ से उठाई,
उसके जो टाइप्स हैं वो, उसमें जो फेमिनिज्म की टाइप्स हैं वो यहाँ से उठाई, फेमिनिज्म की तहरीक चलाने वाले लोग कौन से, उनके नाम यहाँ से उठाए। अब आपने जो है ये है आपका एक सब सेक्शन। अब सब सेक्शन के अंदर आपने लिटरेचर रिव्यू कैसे करना। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू जो है ना, वो जो लिटरेचर आपने जमा किया है वो आपको थोड़ा बहुत गाइड तो करेगा कि उस सेक्शन की शक्ल कैसी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत गाइड करेगा। असल में शक्ल कैसे होगी ये फैसला आप नहीं करना। आपके ज़हन में होना चाहिए कि मेरा ये जो सेक्शन है, जैसे फेमिनिज्म मूवमेंट इन पाकिस्तान, ये सेक्शन, अब ये आपके ज़हन में है, उसमें क्या बातें होनी चाहिए। ये बातें कहाँ से ज़हन में आएंगी, एक तो उसी लिटरेचर से आएगी जो पाकिस्तान के रेफरेंस से आपने जमा किया, उससे आइडिया मिलेगा तो मेरे पास ये बातें कहने के लिए ये मवाद मौजूद। और दूसरा आपके ज़हन में आएगा, आप सैंपल थीसिस भी तो देखेंगे, सैंपल थीसिस देखने दे कि चलें उस थीसिस का जो मैं देख रहा हूँ उसका मौजूद मुख्तलिफ है, लेकिन उसने भी तो सेक्शन सब सेक्शन बनाए हैं और हर सेक्शन को भरा है। तो ये आपकी तरबियत होगी। और क्लास असाइनमेंट भी ऐसी की जा सकती है, छोटी छोटी करते रहते हैं कि जिसमें आप सीखते हैं लिखने का तरीका। तो लिखते हुए आपने आप जो चीजें जमा की हैं उसको सिंथेसाइज एनालाइज करते हैं, किसी चीज के हिस्से करके उसका मुताला करना, और सिंथेसाइज करते हैं हिस्सों को जोड़ के एक पूरी पिक्चर बना, इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो एनालिसिस आपने किया, साथ साथ नोट्स लिए, आप अपने ना एक सेक्शन पे काम करते हैं, सारे सेक्शंस को एक ही टाइम में शुरू कर लें। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सेक्शन आप समझते हैं कि मुनासिब साइज में लिटरेचर जमा हो गया, मजीद की जरूरत नहीं, उसको आना तो सही जगह पे उस सेक्शन को मुकम्मल करके रंग उसके अंदर बढ़ते चले जाए, जिधर से मर्जी चुन बनाता है, स्केच बनाता है। यदि घोड़े का स्केच बना लिया, उसके बाद इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो टांगों में रंग पहले भरता है या कानों में पहले भरता है या मेन बॉडी के पहले रंग भरता है या उसका नाक पहले बनाता है कि मुंह बनाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नाक में नाक उसकी जगह पर बनना है और मुंह ने मुंह की जगह पर बनना है, आउटलाइन पहले बनी हुई है। जिधर से मर्जी रंग भरना शुरू कर दें, एंड में वो घोड़ा मुकम्मल तैयार हो जाए। इसी तरह आपने अपने लिटरेचर रिव्यू को लिखना है। अब लिखने के लिए लिखते हुए भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है। अब जैसे सबसे पहले तो आपका वास्ता किसी लैंग्वेज से पड़ेगा। आप में ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना थीसिस उर्दू में लिखना है। अच्छा, इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एकेडमिक राइटिंग के अपने असूल होते हैं, वो अलग से सीखने होंगे। एकेडमिक राइटिंग की बुक्स है, एकेडमिक राइटिंग सिखाने के लिए किताबें मौजूद है, इसके लिए यूनिवर्सिटियां कोर्सेज कराती हैं, इसके लिए ऑनलाइन मवाद पड़ा है। लैंग्वेज किस तरह की हो, आपने टेंस कैसे यूज करते हैं, उर्दू है तो उर्दू ठीक होनी चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए। अच्छा, बहुत मुश्किल और बड़ी जो है ना पेचीदा किस्म की लैंग्वेज नहीं होती रिसर्च की, सादा होती है। सादा जबान होती है और स्ट्रेट फॉर्म। अंग्रेजी लिखने वालों को यह मसला भी होता है कि ब्रिटिश अंग्रेजी लिखनी है कि बैठने बनी, अक्सर हम उसका रुतबा बना देते हैं, ना अंग्रेजी ना वो ब्रिटिश रहती है ना वो अमेरिकन रहती है। इसका भी ख्याल रखना है, इसलिए कि स्पेलिंग का फर्क है ना, या बात जगहों में टर्म्स का भी फर्क है। ठीक है ना, ये जो लिफ्ट होती है, ये लिफ्ट जिसमें हमारे लिफ्ट कहते हैं, ये ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी, बरतानिया में लिफ्ट है, अमेरिका में इसे कहते हैं इसी को एलिवेटर। और वो जो सीढ़ियां चल रही होती है मॉल में, एस्केलेटर। तो टर्म का भी फर्क है, अल्फाज का जो है स्पेलिंग का भी फर्क है अमेरिकन इंग्लिश में, इसका भी ध्यान रखना है। फिर ये इसके लिए ज्यादा अच्छा, इसके लिए तो यहाँ फिर बात आ जाती है, कुछ मैनुअल भी बने हुए हैं, जैसे सोशल साइंसेज के लिए तो एपीए का मैनुअल,
APA का मैनुअल किताबी शक्ल में है, वो अवेलेबल, उसी पे लिंक्डइन वगैरह पे देखने आपको मिल जाता है। हाँ, अच्छा, आपके यहाँ अगर शिकागो में इस्लामिक स्टडीज वाले शिकागो भी यूज करते हैं ह्यूमैनिटीज वाले, तो शिकागो भी किताब है वो भी अवेलेबल है, वो मेरे पास, मैंने भी कहीं से डाउनलोड की थी, मेरे पास पड़ा है उसका लेटेस्ट, तो वो किताब भी अवेलेबल उसी लिंक्डइन या ज़ीलिंक में आपको मिल जाएगी शिकागो। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का मैनुअल है, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल उसका नाम, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। उसमें ये छोटी छोटी बातें, ग्रामर, पंक्चुएशन कैसे यूज करनी है, एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे इस्तेमाल करनी है। अगला जो इसमें टॉपिक बनता है वो है कि फिर आपने साइटेशन देनी है, तो इसके अपने असूल हैं। कहीं ये तासुर ना जाने लें कि बात तो किसी और ने कही थी, लेकिन आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना, हमेशा साइटेशन दें। और साइटेशन के तरीके भी शिकागो में भी, अच्छा, शिकागो में जो है वो फुट नोट का स्टाइल भी है और नेम डेट स्टाइल भी है, जिसको आपके टीचर कहें या आपके यहाँ जो भी कल्चर है उसको फॉलो करें। तो दोनों तरीके शिकागो में सिखाए गए, फुटनोट कैसे बनाने और एंड में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस का स्टाइल, कहाँ देने हैं कहाँ नहीं है, तफसील के साथ रूल्स वो उन्होंने बनाए हुए हैं। उसके भी कुछ मुंतखब चैप्टर तो आपको पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए आप, ताकि लिखने का स्टाइल और साइटेशन या रेफरेंस देने का स्टाइल सीख सकते। वर्कशॉप करवा रहे हैं, उसकी वर्कशॉप बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए शिकागो। तो इस तरह की चीज है। फिर इसमें प्लेजरिज्म का इशू है, और अंग्रेजी की प्लेजरिज्म तो सॉफ्टवेयर भी आगे हो गए, उर्दू के लेकिन उसी में करना शुरू कर नहीं, यूनिटी वाला चेक करना शुरू करता हूँ। किसी ने क्या किया कि वो जो टर्नटिव का सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल किया, इतने परसेंट सिमिलैरिटी होती है, होना चाहिए इतने परसेंट को। अच्छा, और आपका नहीं, अगर हमने कंपेरिजन की और अगर वो सॉफ्टवेयर जो है उसे ना पकड़ सके, वैसे पकड़ा जाए तो मुजरम ये कहा है। तो आपने, यानी अगर आपका क्या कहता है, ये पूरा पैसेज जो है वहां से काफी हुआ है, तो आपने प्लेजरिज्म की, तभी प्लेजरिज्म। देखें हवाला दिया है ना, देखें उसके तरीके होते हैं। अगर आपने इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स दिए हैं तो फिर ठीक है, इसलिए कि इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स ही बता रहे हैं कि आपने इस जुमले से लेके इस जुमले तक एग्जैक्ट वर्डिंग उठाई, तो फिर वो यानी सिंपल पैरा जो लिखा है और आखिर में हवाला दे दिया है, इससे ये जाहिर नहीं होगा ये सारी वर्डिंग जो सीखी, ये तो ऐसे लग रहा है कि वर्डिंग आपकी है, आपने आइडिया बस उसका दिया, आइडिया बस। और अगर आपकी वर्डिंग हो और आइडिया किसी और का हो, लेकिन शो ऐसे हो रहा हो कि ये आपका आइडिया है, ये भी प्लेजरिज्म है। ये उस सॉफ्टवेयर से चेक नहीं होगा, या ये वर्ड टू वर्ड नकल नहीं है, लेकिन ये प्लेजरिज्म है। नहीं, देखना, आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है, आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप कहते हैं कि मान की दो हालतें होती हैं, कहां से आपने पढ़ा? आप खुद ये कह रहे हैं कि मान की दो हालतें, असल सवाल यही है। आपने लिख दिया है मान की दो हालतें, तो आपके एग्जामिनर आपसे पूछा है कि बेटे बताओ ये आपने, ये जैसे आप कह रहे हैं अपने पास से, तो आपको चाहिए देखिए हवाला किसका नहीं देना होता, कोई ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया हो, यानी या तो बहुत ज्यादा किताबों में आते हो, या वैसे भी यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, जैसे मैंने लिखना मीट बॉल है,
मुझे ये लिखने के लिए बताने की जरूरत नहीं है कि जोग्राफी की फलां किताब में मैंने पढ़ा, ये दुनिया में सबसे पहला फलां जोग्राफिया दान था जिसने अपनी किताब में ये दावा किया। ये एक कॉमन फैक्ट हो गया। या किसी किसी भी डिसिप्लिन की स्टैटिस्टिक्स, या आप जो कहते हैं कि इस्लाम में जनाब मुसलमान के ऊपर 5 नमाज़ें और 5 वक्त नमाज है। अब ये इतनी कॉमन बात है कि इसके लिए किसी खास हदीस को कोट करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात जो बहुत ज्यादा कॉमन ना हो, बहुत किताबों में ना आई हो, हाँ या कंट्रोवर्शियल हो चले, तो उस पर देना कि मैंने इस्लाम अच्छा हवाला देने वाला जो है ना वो बनी सी ऊपर ही ला देगा सब। जी आप कुछ मतलब एक स्टेटमेंट हुआ ये कि मदन मोदी भी इस बात को या ऐसे कहने को नाजायज था और उसके बाद ठीक है। ये लेकिन हमने ये दोनों तरीके ये दोनों पहले तरीके में इस बात का इस्तेमाल है कि मौलाना ने जो असल में कहा था आपकी अंडरस्टैंडिंग में गलती है। आप समझ रहे हैं कि मौलाना ने नजायज करार दिया है, जबकि मौलाना ने शायद नजायज नहीं करा। अच्छा, इसके बाद दूसरा तरीका है कि मौलाना की कोटेशन उठा के डाल दी जाए। नजायज है कि नहीं है रीडर को समझने। अगर अपनी वर्डिंग करेंगे तो अपनी वर्डिंग करने में खराबी भी हो सकती है, लेकिन कहीं आपने वो तरीका इस्तेमाल करना था, कहीं वो करना था, दोनों। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब कोटेशंस देते हैं और हर वो बात जो आप लिखते हैं उसकी कोटेशन ही दे देते हैं और आपका सारा थीसिस कोटेशन से भर जाता है, तो आपने प्लेजरिज्म नहीं। लेकिन क्या आपने रिसर्च की? आपने रिसर्च भी नहीं। क्या आपके जिम्मे एक रिसर्च थीसिस के तौर पर या एक आर्टिकल तौर पर ये बताया गया कि आप कोटेशन सारी पकड़ के एक के बाद दूसरी छोड़ दें, एक कोटेशन मार्क भी खत्म नहीं हो रहा है, बीच में आपने कुछ नहीं करना? तो मेरा ख्याल है ये प्लेजरिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा से समझे। रिसर्च एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा से समझे। तो पूरे दावे से आप कह सकते हैं कि मैंने कोई एक भी इसमें लफ्ज जो है वो अपना नहीं लिखा, मैंने सारा जो है वो प्रॉपर कोटेशन मार्क्स भी दिए हैं, उनके सफे नंबर पे लिखे हैं, उनका पूरा हवाला दिया है, तो एक जगह भी प्लेजरिज्म नहीं। लेकिन आपका अपना एनालिसिस, आपने कुछ में से फोकस करने से कोई अहकामात, कोई चीज कोई समझनी थी, उस पर कोई डिस्कशन करनी थी फर्दर, वो आपने नहीं की, तो आपने रिसर्च नहीं की। डाल दी, इन दोनों चीजों को बैलेंस करना होता है ना, ठीक है ना? तो ये आप उसको मंजूर करें, जीरो है उसके साथ, और पूरा केयरफुली करें। और ये जो है ना, ये प्लेजरिज्म के ऊपर जो लिटरेचर है कि अगर आपको शक मुजस्सम लगे आप सर्टेशन, लेकिन जहां शक हो, ये बात पता नहीं कॉमन है कि नहीं, वहां दे देना ज्यादा सेफ तरीका है, सर्टेशन दे देना ज्यादा सेफ। जी जी, इस तरह एक बार वाली बात है उसका पहली जिस स्टेटमेंट आपने किया ध्यान देइए जी, आपका परसीव्ड ये हमें बार बार पढ़ के, सुन के, उलमा से सुन के, तकरीरें सुन के, और जो है ना हमारा एक परसेप्शन बन गई, और मुस्तकिल परसेप्शन बन गई कि वो हमेशा से मेरा क्लास ऐसे करते हैं, तो इसका रेफरेंस देना कि भाई किसने कहा कि वो हमेशा से करते हैं, दे देना चाहिए। एक लोधी उठ के पूछ ले कि हाँ भी बताओ भाई कि
हम आपके खिलाफ कब से और साक्षी हैं, तो फिर आप उस पर अलग से तहकीक करने लगते हैं। तो दे दे तो अच्छा है। नहीं, पूरा मजहब नया याद हो रहा है। आपने वो वीडियो आपकी नजर से गुजरी है? अभी पिछले 2-4 दिनों से एक वीडियो दिख रही है व्हाट्सएप बिल्कुल चल रही इब्राहिम चलती है बात बात कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन चल रही है। वो ये चल रही है कि वो दीन इब्राहिम के पैरोकार ना, ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम, इनको मिला के तो एक दीन बनाया जाए। और चले अकबर बादशाह ने भी कोशिश की थी कितना कम दीन इलाही जी, दीन इब्राहिम बन जाएगा जी। देखिए इंफॉर्मेशन जो है ना, वो अपनी क्रेडिबिलिटी के एतबार से जो इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा क्रेडिबल है आप उससे साइड करें और इसी तरतीब से पीछे आते जाए। ये बिल्कुल वही मेथड है जो मैंने पहले बयान किया था, क्योंकि नस है तो नस सबसे ज्यादा है कि आप उसके बाद कोई और चीज होगी। तो अगर ज्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो करें, अगर उससे कम है तो फिर उससे कर दें। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि वो चीज विकिपीडिया को नहीं करना चाहिए, फलां को नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं। अखबार की खबर भी हो सकती है, लेकिन उस वक्त होगी ना जब कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। एक चीज और, लिटरेचर में अभी तक हम लिटरेचर के बारे में जितनी बात करते आए ना, वो सारी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड लिटरेचर, जो मैंने कहा था रिकॉर्डेड नॉलेज। अच्छा, अगर एक ऐसा इशू है कि जिस पर कोई चीज है ही नहीं, तो आप किसी से पूछ लें। अब ये लिटरेचर नहीं है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू करते हुए या चैप्टर लिखते हुए इसका पता भी दिया जाता है। उसको कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। ये मैंने एक वीडियो इस पर बनाई है कि पर्सनल कम्युनिकेशन जो है ना, वो कैसे साइड करते हैं एपी के मुताबिक, शिकागो के मुताबिक। उसकी छोटी सी वीडियो इस पर भी है। क्या पर्सनल कम्युनिकेशन, देखो ना, आपसे अगर ये पूछा जाए, आपने किसी जगह कोट करना है कि यूएमटी के पास इस वक्त इतने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यूएमटी में इतने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप यूएमटी वेबसाइट पे गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। अच्छा, आपने वो प्रॉस्पेक्टस देखा, ये बच्चों को देते हैं दाखिले के मौके पे, उसमें भी नहीं लिखा हुआ, आपको कहीं से पता ही नहीं चलता, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। हमने एडमिशन डायरेक्टर साहब के से पूछा कि भाई जान आजकल कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये पर्सनल कम्युनिकेशन, ये तो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन थी। तो पर्सनल कम्युनिकेशन को भी साइड करते हैं, लेकिन बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस की लिस्ट में करते, उसमें लिखा होता है। हाँ, नोट में या उसके अंदर जो एक बता दो, उसमें रेफरेंसेस छोटी, तो इसको वहां लिखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन फ्लॉ डेट को मेरी पर्सनल कम्युनिकेशन हुई है क्लास, वहां से पता चली। लेकिन इसकी कोई जो है वो बिब्लियोग्राफी में एंट्री नहीं। जी आप बताएं। एपीएस सोशल साइंसेज में कॉमन, लेकिन स्टाइल कोई बेटर या वर्स नहीं होता। स्टाइल एक स्टाइल होता है, उसको फॉलो करना होता है, यानी इट इज वन ऑफ द स्टाइल्स। और भी हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज में या रिलीजन के एरिया में ज्यादा स्ट्रगल। लेकिन अगर आप एपीए को यूज कर लेंगे तो एपीए के मुताबिक आप रेफरेंसेस दे सकते हैं। नेम डेट तो वैसे ही होता है, लेकिन उसमें तो फिर हाँ, तो ये आपके साथ जगह पे पढ़ रहे हैं, वहां क्या कल्चर है, उसको फॉलो करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ये फैसला करो। बताइए आपके क्या सवाल है। मैंने ज्यादा कुछ किए जी बताएं।